आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो नेक्स्ट मेटा डेटा होते हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हर एक मेटा डेटा का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एंड गूगल के प्रोस्पेक्ट से ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी वेब पेज के लिए या नहीं। ठीक है, ओके तो हमने डिजिटल मार्केटिंग में हमने मेटा डिस्क्रिप्शन तक हमारा हो गया था आई थिंक लास्ट क्लास में। तो अब हम पढ़ते हैं मेटा कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, मेटा कीवर्ड्स। अब मेटा कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंटैक्स यूज करते हैं। मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, कंटेंट इक्वल्स टू कीवर्ड्स। अब किसी भी टॉपिक को अगर मैं सर्च करता हूं तो किस वे में सर्च करूंगा, क्या क्या सर्च क्वेरीज में डालूंगा, तो वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब कीवर्ड्स जो होते हैं किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए कोई एक कीवर्ड नहीं होता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ कीवर्ड जो होंगे हमारे उसमें जो एग्जैक्ट मैच होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड मैच भी हो सकते हैं, फ्रेज मैच भी हो सकते हैं। तो अब हमको ध्यान ये रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम जब सर्च करते हैं तो गूगल काम कैसे करता है। अब गूगल क्या करता है कि गूगल कुछ कीवर्ड जो आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो उनको अपने सर्वर लेवल पे ही उनको हैंडल कर लेता है। मीन्स अगर आप यहाँ पे डालते हो शर्ट, ठीक है, एंड शर्ट के साथ साथ आप टी शर्ट डालते हो तो गूगल उसको एक ही काउंट कर सकता है। अगर आप टी शर्ट सर्च करोगे गूगल में तो गूगल आपको टी शर्ट भी दिखाएगा, आपको शर्ट्स भी दिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर आप शर्ट सर्च करते हो तो गूगल आपको शर्ट भी दिखा सकता है, टी शर्ट भी दिखा सकता है। पैंट के केस में पैंट भी दिखाएगा, ट्राउजर्स भी दिखाएगा, जीन्स भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पैंट सर जो है ऐसा भी एक होता है ना कई synonym है। बार जब हम लोग कुछ चीज मिसस्पेल कर देते हैं, जैसे किसी फेमस जगह का नाम या फेमस सेलिब्रिटी का नाम, फिर गूगल हमें एक सजेशन दे देता है, डिड यू मीन दिस, तो एग्जैक्टली, वो एसईओ के कारण ही हो पाता है ना। बिल्कुल। गूगल का एआई जो है वो काम कर रहा है बैकएंड पर, तो वो सजेस्ट करता है, वो यूजुअली भाप लेता है, मींस उसको पता चल जाता है कि यूजर सर्च क्या करने वाला है। ठीक है, एंड करंट सिनेरियो तो ऐसा है कि आप कोई एक वर्ड सर्च कीजिए, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में सर्च कीजिए गूगल पर, तो गूगल नेक्स्ट सर्च क्या होने वाली है आपकी वो समझ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सर्च को ट्रेस करने के बाद, आपके माइंड को रीड करने के बाद गूगल नेक्स्ट सजेशन में जो उसका सर्च रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट सजेशन में वही दिखा देता है। यस सर वो ऐसे दिखा पाती क्योंकि उसने पहले भी ऑब्जर्व किया है कि लोग क्या सर्च करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल, जो गूगल ने डेटा को कलेक्ट किया है लोगों के, यूजर्स जो भी सर्च क्वेरीज हिट करते हैं उनको एनालाइज करने के बाद गूगल ने अपने एल्गोरिदम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो यूज़र की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बिहेवियर होता है, उसको एकदम से ट्रेस कर लेता है। ठीक है, आप इसको एआई बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब सर्च इंजन्स में वो सब चीज़ें आने लगेंगी। ओके, तो अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स अगर मैं यहाँ पे कोई एक पेज लेता हूँ, टॉपिक ले लेता हूँ, टॉपिक में मैं डालता हूँ एनवायरनमेंट, या फिर ये डाल देता हूँ जो हॉट टॉपिक है आजकल, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स। इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये मेरा एक वेब पेज है, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन। तो अगर लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो मेरे कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे? कैन यू सजेस्ट मी? Sir, how to reduce pollution, how to reduce the impact on environment. हाँ, ये वाला हो सकता है, बट हाउ टू रिड्यूस एनवायरमेंट कंजप्शन, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब जो चीज़ें हैं ये
यूज़र अगर सर्च करेगा तो वो एक अवेयरनेस के लिए सर्च कर रहा है, ठीक है। बट मेरा जो टॉपिक है वो है ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन। यहाँ पे जो मेरा पेज है उसका मोटिव है कि यहाँ पे मुझे ऐसे यूज़र्स चाहिए जो ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने घर में, ठीक है। या तो वो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं अपने रूफ पर, या फिर वो कहीं कोई अपने फील्ड में सोलर से चलने वाली मोटर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं, ओके। या फिर वो कोई ऐसा रिसोर्स सर्च कर रहे हैं कि वो बिजली जो होती है इलेक्ट्रिसिटी उसको खुद घर पे सोलर पैनल, ठीक है। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं तो इनको सर्च करने के लिए यूज़र कैसी कैसी सर्च क्वेरीज डालेगा। यहाँ पे हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं। हम इसको ऐसा एजम करके चलते हैं कि लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी का कोई रिसोर्स सर्च कर रहे हैं एंड वो इंस्टॉल भी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से बनेंगे? ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स, ठीक है। सर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, सर विंड मिल्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये फील्ड्स में यूज होती हैं। नेक्स्ट, सोलर पैनल प्राइस 1 kV 1 kW सोलर पैनल प्राइस 2 kV सोलर पैनल प्राइस ऐसे ही 3 kV का भी बन सकता है, अप टू 4 या 5 kV तक का भी बन सकता है, ठीक है। एंड और कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स। यहाँ पे सारा का सारा जो ये एल्गोरिदम काम करेगा वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना सोच सकते हैं कि लोग कैसे कैसे इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लोगों की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। हम एक टेक्निकल पर्सन के तौर पे नहीं सोच सकते कीवर्ड्स लिखते वक्त। ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं ChatGPT से लिखवाता हूँ एक बार, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे मैं ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। Write 15 keywords to use in a web page. My web page title, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार। ओके, keep all the keywords in line separated by comma. ओके, तो हमें ये वाले कीवर्ड्स मिले हैं। हमें इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या कीवर्ड्स हैं ये। मैं इनको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक बार स्पेस के साथ ताकि हमें पता चले। ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन सेटअप, सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स, इको फ्रेंडली पावर सॉल्यूशंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एनर्जी एफिशिएंट इंस्टॉलेशन, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स दिए हैं उसने हमें। ऐसे ही सर्च करेंगे लोग
यस सर। ओके, तो बस सोचने का थोड़ा सा ये है तरीका कि हम इसको किस तरह से सोच सकते हैं। एक लेमन पर्सन की तरह हमें सोचना पड़ेगा इस केस में। बट अभी चैट जीपीटी की जो हमने हेल्प ली है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ में। ओके सर। ओके, सर बस इतना कर देने से मिल जाती है वेबसाइट सर्च करने? नहीं, इतना करना इनफ नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। कीवर्ड्स लिमिट, यहाँ पे हम एक बार ध्यान कर लेते हैं कि कीवर्ड्स लिमिट ऐसे तो कोई रिकमेंडेड नहीं है, बट यहाँ पे 7 to 10 कीवर्ड्स आप पर पेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, पर पेज आप 7 to 10 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेटा रोबोट। अब मेटा रोबोट क्या है? रोबोट के बारे में सुना है आपने कुछ? यस सर। क्या होता है रोबोट? रोबोट बेसिकली कुछ वर्क करता है अपने आप ऑटोमेटिकली। देखो, रोबोट क्या होता है, यहाँ पे जब हम रोबोट यूज़ करते हैं, मेटा रोबोट, तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब कंटेंट में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। अब इसमें डिक्लेरेशन कौन कौन सी होती हैं वो समझ लेते हैं। मेटा रोबोट में एक तो फॉलो होता है, इंडेक्स होता है, मैं फॉलो को बाद में लिख देता हूँ, इंडेक्स को पहले लिखता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका नो इंडेक्स नो फॉलो, ठीक है। अब इंडेक्स एंड फॉलो क्या काम करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स फॉलो, अब मैं यहाँ पे गूगल रोबोट जो होते हैं उनको अगर मैं परमिशन दे रहा हूँ कि मेरा जो वेब पेज है इसका जो कंटेंट है उसे इंडेक्स करना है एंड फॉलो करना है, ठीक है। अब गूगल रोबोट क्या करेगा, अगर इस टैग को हमने दिया हुआ है वेब पेज में, तो इस टैग के हेल्प से क्या करेगा गूगल रोबोट कि मेरे पूरे वेब पेज का जो कंटेंट है उसको क्रॉल करेगा, मीन्स इंडेक्स कराएगा सर्च इंजन में, एंड उसको फॉलो करेगा, आगे के फॉलोअप्स लेगा, मीन्स उस पर कोई अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, कोई कंटेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं किसी भी वेब पेज में कि जो मेरा वेब पेज है उसका कंटेंट क्रॉलर कितने ड्यूरेशन पर, कितने इंटरवल पर उसको बार बार क्रॉल करे, या तो वीकली करे या मंथली करे या ईयरली करे, ठीक है। तो ये हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ये हम सेट करते हैं साइट मैप के अंदर। अब साइट मैप क्या होता है वो आगे आएगा, हम तब उसको डिस्कस करेंगे आपस में कि साइट मैप क्या होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इंडेक्स एंड फॉलो देते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन, तो रोबोट इसको पेज को इंडेक्स करेगा। अगर आप यहाँ पे नो इंडेक्स नो फॉलो दे देते हैं, मैं एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ इसमें, मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स नो फॉलो, ठीक है। मैंने ये डिक्लेयर कर दिया। अब होगा ये कि रोबोट मेरी जो क्रॉलर है वो हमारी वेबसाइट पर आएगा, इस पेज पर भी आएगा, बट वो इस टैग को देखेगा तो मेरे इस वाले वेब पेज के कंटेंट को इंडेक्स नहीं करेगा सर्च इंजन पर। इस वाले पेज का जो कंटेंट है ये कभी भी गूगल पर रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा पेज आपको लगता है कि हाँ मुझे ये वाला पेज गूगल पर नहीं दिखाना है, तो उस केस में आप नो इंडेक्स नो फॉलो यूज़ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड में जिनको गूगल कभी क्रॉल नहीं करता, ठीक है। वो थोड़ा सा इलीगल वेबसाइट्स होती हैं, कभी कभी वो ड्रग्स की वेबसाइट हो सकती हैं, वो एडल्ट वेबसाइट्स हो सकती हैं, या दूसरे कोई एग्जांपल हो सकते हैं जो लीगल नहीं है, इंटरनेशनली लीगल नहीं है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स को गूगल कभी फॉलो नहीं करता,
कभी इंडेक्स नहीं करता। उन तक जो आम पब्लिक है, जो लोग हैं, उन तक उसकी पहुंच नहीं होती है वेबसाइट्स की। ठीक है, अगर आप एड्रेस बार पे सर्च करोगे या कोई VPN लगा के सर्च करोगे तो वो वाली वेबसाइट्स मिलेंगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो टैग है ये इसलिए काम आता है। आप अपने अगर कंटेंट को क्रॉल कराना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला दीजिए इंडेक्स फॉलो, अगर क्रॉल नहीं कराना चाहते हैं तो नो इंडेक्स नो फॉलो दीजिए। ओके, तो इसमें कोई डाउट अगर है तो आप लिख लीजिए, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ऑथर। ठीक है, ऑथर बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है मेटा ऑथर में। ऑथर बेसिकली पहले हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अगर हम किसी पेज में, लेट अस सपोज आप एक ब्लॉगर हो, अपना खुद का ब्लॉग लिखती हो वेबसाइट पर, तो उस ब्लॉग को लिखने वाला कौन हुआ? राइटर। ठीक है, ऑथर हुआ उसका। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मेटा नेम इक्वल्स टू ऑथर, देन कंटेंट में शिवा त्रिपाठी, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं तो अपने ब्लॉग पर ऑथर नाम का एक मेटा डेटा दे सकते हैं, जिससे कि गूगल को ये पता चलेगा कि इस ब्लॉग का जो ऑथर है वो शिवा त्रिपाठी है। ठीक है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन गूगल असेंबल करता है पेज से, वेबसाइट से, मेटा डेटा से, एंड इसको सर्च इंजन पर इंडेक्स कराता है। ठीक है, तो कभी कभी ये चीज़ें मेटा डिस्क्रिप्शन में भी शो कर सकता है वो, बट उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे जाके स्कीमा भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है गूगल की, हम उसमें स्कीमा यूज़ करते हैं, स्कीमा मार्कअप जिसे बोलते हैं। तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसको आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसमें जियो आ गया, जियो टैग्स। ठीक है, अब जियो टैग्स क्या होते हैं? जियो टैग्स होते हैं जियोग्राफिक लोकेशन टैग। अब जियोग्राफिक टैग जो लोकेशन टैग होते हैं, हालांकि ये पुराने ट्रेंड में यूज होते थे, अब गूगल इनको रिकमेंड नहीं करता। मैं यहाँ पे एक बार रिमार्क डाल देता हूँ, नॉट रिकमेंडेड बाय गूगल nowadays। बट इसको समझ लो, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, गूगल हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी वेब पेज को, इसमें 3 एंटिटी आप दे सकते हैं। वो क्या क्या है? आप सिटी नेम दे सकते हैं, स्टेट नेम दे सकते हैं, आप कंट्री नेम दे सकते हैं, एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हैं, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इनके सिंटैक्स क्या होते हैं एक बार, सो दैट आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे गाजियाबाद का जियो टैग निकालना चाहूँ, देखो मेटा नेम इक्वल्स टू जियो डॉट रीजन,
इस केस में हम जो डिक्लेरेशन देंगे वो देंगे INUP। क्यों? क्योंकि जो गाजियाबाद या फिर नोएडा है वो यूपी से बिलोंग करता है, उसका स्टेट है यूपी। तो रीजन के केस में वो कंट्री एंड जो उसका स्टेट है वो आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे जियो डॉट प्लेसमेंट दूंगा तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक जो सिटी का नेम है वो हम देंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गाजियाबाद करेंगे तो जियो डॉट रीजन के केस में कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा चंडीगढ़ तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा अमृतसर तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो उसका रीजन है वो भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी नीड क्यों पड़ती है वो भी चलो हम डिस्कस करते हैं अभी। जियो डॉट पोजिशन कॉन्टेंट इक्वल टू, अब ये जो है ये चीज़ें हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। नोएडा किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे काम करता है, मीन्स उसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसका ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है, वो अर्थ के कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर एग्जिस्ट करता है, तो वो हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। ICBM आप इसको अभी नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बैलिस्टिक जो मिसाइल सिस्टम होता है, ओके, उसके लिए यूज़ होते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो हम इसको लोकेशन जो टैग्स होते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी वेब पेज में। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी। लेट अस सपोज आपका कोई लोकल बिजनेस है, मान लो आपकी मिठाई की दुकान है और आप चाहते हो आपकी जो वेबसाइट है वो गाज़ियाबाद में ज़्यादा फेमस हो, गाज़ियाबाद में ज़्यादा लोग सर्च करें, तो आप अपने वेबसाइट पर ये वाले जियो टैग्स यूज़ कर सकते हो, ओके। या फिर आप कार वॉश का कोई बिजनेस चलाते हैं, तो कार वॉश का मीन्स कोई अगर गाज़ियाबाद में कोई कार वॉशिंग सेंटर है तो कोई दिल्ली से तो आएगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई आसपास की लोकेशन से तो आएगा नहीं, वो आएगा लेकिन वो गाज़ियाबाद की लोकेशन से ही आ सकता है अगर बहुत बड़ा सेंटर है तो उस वेबसाइट के लिए हम उसमें जियो टैग यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विस को। अगर आप चाहते हैं कि गाज़ियाबाद के पास लोनी भी है, हापुड़ भी है एंड नोएडा भी है, तो अगर आप इन वेबसाइट के पेजेस को भी बनाना चाहते हैं, मींस आप चाहते हो कि नोएडा की जो ऑडियंस है वो भी हमारे पास आए, हापुड़ की भी आए, बुलंदशहर की भी आए, लोनी की भी आए, तो फिर हम उन पेजेस को अलग से बनाएंगे एंड अलग से बनाकर जो जियो टैग्स हैं उन पर्टिकुलर सिटी के जियो टैग्स हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उन पेजेस पर हेड सेक्शन में ही, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी मेटा डेटा है सब हेड सेक्शन में ही जा रहा है, ओके। तो हम जियो टैग को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिट करता था पहले, बट अभी गूगल के जो लेटेस्ट अपडेट आई हैं उसमें जियो टैग सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी यूज़ कर रही हैं इसको, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर सेटिंग कैर सेट जो होता है, मेटा कैर सेट, ये बेसिकली कैरेक्टर सेटिंग होती है जो इंटरनेशनल कैरेक्टर सेटिंग होती है, उसमें हम जो यूज़ करते हैं करंट में वो UTF-8 करते हैं, UTF-8, ठीक है। अब UTF-8 क्या है? UTF-8 है जो आपकी कैरेक्टर सेटिंग है, उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का जो कैरेक्टर है, सिंबॉलिक है, नॉन सिंबॉलिक है, इंग्लिश वर्ड है, वो जितने भी सिंबॉलिक नॉन सिंबॉलिक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो HTML सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम UTF-8 उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी पेज पर कैर सेट मेंशन कर देते हैं तो गूगल जो रोबोट है वो समझ जाता है उस चीज़ को कि हाँ इस पर UTF-8 है, तो उसके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या जितने भी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जितने भी इमोजीज वगैरह हैं, उनको सभी को सपोर्ट करेगा, उनका सबका डेटा वो गूगल इंडेक्स करेगा एंड वेबसाइट सर्च इंजन में शो करेगा। तो इसलिए हमें ये कैरेक्टर सेटिंग यूज़ करना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट व्यू पोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेटा व्यू पोर्ट। मेटा व्यू पोर्ट क्या है?
अब आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल डिवाइस पर अलग शेप लेती हैं एंड लैपटॉप पर अलग लेती हैं एंड अगर हम उसको डेस्कटॉप पर ओपन करते हैं तो वो अलग जो स्क्रीन साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती हैं। तो व्यू पोर्ट जो मेटा डेटा है ये इन्फॉर्म करता है गूगल रोबोट को कि जो आपका वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मीन्स डिवाइस रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो गूगल रोबोट इसको समझ जाता है कि ये वाला जो वेबसाइट है ये डिवाइस रेस्पॉन्सिव है एंड उसको फिर वो वैसे ही सर्व करता है। अगर कोई मोबाइल यूज़र है या फिर कोई टैबलेट यूज़र है या फिर कोई डेस्कटॉप यूज़र है या फिर लैपटॉप यूज़र है तो उसको वैसे ही डिवाइस स्पेसिफिक वो शेप लेकर दिखाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस के लिए एंड ये गूगल को अलाउ भी करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव बिहेवियर कर रही है सभी डिवाइस पर।